थ्योरम 11.1 में जो हमें प्रूफ करना है वो ये है कि अगर एक हमारे पास पैरेललोग्राम हो, इसको अगर मैं लेबल कर लूँ ए बी सी डी, तो इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कि ए बी जो है वो डी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, और उसके अलावा हमारे पास जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डी को अगर मैं बी के साथ मिला दूं और ए को सी के साथ मिला दूं, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डी बी को और ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है वो जो हमने डायगोनल बनाए उन पे जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं उनकी वजह से उनको हमने नाम देने हैं। तो मैं अगर बुक के मुताबिक उनको नाम दे दूं, वैसे आप अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और इसके अलावा यहाँ पे 5 एंगल और यहाँ पे 6 एंगल का जिक्र है। तो पहले हम यूँ कर लेते हैं कि ट्राइंगल ए डी ए बी और ट्राइंगल डी सी बी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर मैं उनको शेड कर लूँ तो ये जो नीचे की शेडेड ट्राइंगल है और ऊपर की अनशेडेड ट्राइंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में हमारे पास डी बी दोनों में कॉमन है, तो एक तो साइड आपस में बराबर हो गई। अब चूंकि डी ए और बी सी हमको गिवन है कि ये आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, लिहाजा एंगल 2 जो है ये वाला एंगल इस एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और इसी तरीके से एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल गिवन है, तो हमारे पास 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, और डी भी दोनों में कॉमन है, लिहाजा एंगल एंगल साइड थ्योरम के हिसाब से ये ऊपर की ट्राइंगल और नीचे की ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, डी सी ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, डी ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमको जो जो चीज़ प्रूफ करना रह गई वो ये कि एंगल डी किस तरीके से एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो चूंकि हमने एंगल 1 को एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, एंगल 2 को एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, तो 1 और 2 को मिला के हमारे पास जो बनेगा, यानी कि अगर एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो इन दोनों को ऐड करने से 1 और 2 को ऐड करने से डी बनता है, और 3 और 4 को ऐड करने से बी बनता है, लिहाजा एंगल डी जो है वो एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपोजिट साइड corresponding sides of congruent triangles, यहाँ पे भी opposite side corresponding sides of congruent triangles, ए और सी corresponding angles of congruent triangles, और एंगल डी को एंगल बी के हमने congruent प्रूफ कर दिया है। अब जो रह गया है वो ये है कि जो हमारे डायगोनल्स हैं, यानी कि ए को सी के साथ मिलाने से जो हमारे पास डायगोनल बना और डी को बी के साथ मिलाने से जो हमारे पास डायगोनल बना है, वो ये हम साबित कर दें कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल को, यानी कि मैं जिस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसको अगर मैं ज़रा हाईलाइट करूँ तो इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे मौजूद, तो दूसरी ट्राइंगल है उसके ट्राइंगल डी ओ ए के कॉन्ग्रुएंट मुझे प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, यानी कि ट्राइंगल डी ओ ए और ट्राइंगल सी ओ बी, ये कॉरस्पॉन्डेंस में डी ए और सी बी, ये तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जब हम ये नीचे की ट्राइंगल को ऊपर की ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे, तो डी ए तो सी बी के हम पहले से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। एंगल 6 यहाँ पे बनने वाले एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकल एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स बनते हैं, तो 6 यहाँ पे मौजूद एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे जो एंगल 2 था वो यहाँ पे एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से, तो एंगल एंगल साइड के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसलिए ओ ए और ओ सी बराबर हो गए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और ओ डी और ओ बी बराबर हो गए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, लिहाजा ओ जो है वो ए सी और बी डी का पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, यानी कि वो दोनों डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। थ्योरम 11.2 में हमारे पास है कि इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड
in a quadrilateral is congruent and parallel, it is a parallelogram। तो एक क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर को कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमको एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी कि ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल भी गिवन है और कॉन्ग्रुएंट भी गिवन है। जो हमको प्रूफ करना है वो ये कि पैरेललोग्राम है ये, मतलब ये हुआ कि जो दूसरा पेयर है ए डी सी बी के किस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर दें और पैरेलल भी प्रूफ कर दें। तो यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन में डी को बी के साथ मिलाता हूँ तो मेरे पास जो एंगल बनते हैं उनको मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 बुक के मुताबिक अगर मैं लिख दूँ, और 2 और 3। तो डी सी और ए बी जो है वो तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं ऊपर की ट्राइंगल और नीचे की ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करूँ, डी बी दोनों में कॉमन, ए बी दोनों में हमारे पास जो है डी बी कॉमन, ए बी डी सी के कॉन्ग्रुएंट गिवन है। एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि डी सी और ए बी कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ पैरेलल भी गिवन है। तो 4 और 3 अल्टरनेट एंगल्स हो गए, लिहाजा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ऊपर का ट्राइंगल जो है वो नीचे के ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। इस हिसाब से हमारे पास जो साइड डी ए है वो साइड सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गई, और जब साइड डी ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब जो हमको प्रूफ करना रह गया वो सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम इन दोनों साइड्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट पैरेलल भी प्रूफ कर दें। अब चूंकि एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर की ट्राइंगल और नीचे की ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो 4 और 3 बराबर हैं। लिहाजा ए डी का ये एंगल 4 जिस साइड को लग रहा है डी ए को और एंगल 3 जिस साइड बी सी को लग रहा है, इन दोनों का पैरेलल होना भी ज़रूरी है। तो ए डी को बी सी के कॉन्ग्रुएंट हमने पहले साबित कर दिया और अब 3 और 4 के इक्वल होने के हिसाब से इनको हमने पैरेलल भी साबित कर दिया। लिहाजा ए डी और बी सी ना सिर्फ आपस में पैरेलल हैं बल्कि कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो इस हिसाब से जो सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड है ए डी और बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल साबित हो गया। इसलिए ये 4 साइडेड फिगर एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पहले से ही ए बी और डी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हमको गिवन है। थ्योरम 11.3 में हमने ये साबित करना है कि अगर हम एक ट्राइंगल जिसको के बुक में लेबल किया गया है ए बी सी, उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स यानी कि ए बी का मिड पॉइंट जिसको हम एल कह रहे हैं और ए सी का मिड पॉइंट जिसको हम एम कह रहे हैं, इनको मिलाने से जो लाइन हमें हासिल होगी, साबित हमें ये करना है कि वो बी सी का हाफ भी है और उसके पैरेलल भी है। तो कंस्ट्रक्शन हम एल एम एल को आपस में आगे एक्सटेंड करते हैं अप टू सम पॉइंट एन, और एन को हम बी के साथ मिला देते हैं। अब हमारी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एम एल की लेंथ और एल एन की लेंथ आपस में बराबर है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं उनको अगर हम नाम दे दें 2 और 1, तो मैं अब ये वाली ट्राइंगल यानी कि ए एल एम और ये वाली ट्राइंगल यानी कि एल एन बी, इसको आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। एंगल 1 और 2 वर्टिकल एंगल्स हो गए। एम और एल को जो है वो हमने एल एन के इक्वल लिया है। कंस्ट्रक्शन ए एल और एल बी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, गिवन है हमको, क्योंकि एल जो है वो ए बी का मिडल पॉइंट है। लिहाजा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के हिसाब से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो एन बी ए एम के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एन बी ए एम के कॉन्ग्रुएंट है तो इसके यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल बी, वो एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर एंगल बी एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है तो एन बी ए एम के पैरेलल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी और एंगल ए आपस में अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। अब एन बी अगर ए एम के पैरेलल है तो एन बी एम सी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ए एम और सी एक ही लाइन पर हैं और एम हाफ मिडल पे है। लिहाजा एन बी एम सी के पैरेलल भी है और एम सी के कॉन्ग्रुएंट भी है। क्योंकि एन बी और एम सी दोनों ए एम के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब एन बी और एम सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके हिसाब से वन पेयर ऑफ एन एम सी बी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। जब ये पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसके हिसाब से एन एम और सी बी एक पैरेललोग्राम हो गई, क्योंकि जब हम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड
पहला थ्योरम 11.2 के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल प्रूफ कर दें तो सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी कि एन एम और बी सी भी कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल प्रूफ हो गया। अब जब एन एम बी सी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो एन एम और बी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट, लेकिन एल तो चूंकि इनका मिडल पॉइंट है लिहाजा एल एम बी सी का हाफ हो गया, और जैसे एन एम बी सी के पैरेलल है उसी तरीके से एल एम बी सी के भी पैरेलल होगा। तो एल एम को हमने बी सी का हाफ भी प्रूफ कर दिया क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं जिनके आपस में बराबर होना ज़रूरी है। अगर एन एम बी सी के कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल है तो एल एम भी बी सी के पैरेलल भी है, और चूंकि एल एन एम का मिड पॉइंट है लिहाजा वो बी सी का हाफ भी है। थ्योरम 11.4 में हमको प्रूफ करना है कि जो हमारे पास मीडियन ऑफ द ट्राइंगल होते हैं वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट कहते हैं जब तीन लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरें। तो मैं यूँ करता हूँ कि बी का मीडियन ड्रा करता हूँ, मीडियन बी से स्टार्ट होगा और ए सी के मिड पॉइंट को मीट करेगा। इस पॉइंट को मैं ई कह देता हूँ। इसी तरीके से मैं सी से भी मीडियन ड्रा करता हूँ। सी से जो मीडियन स्टार्ट होगा वो ए बी के मिड पॉइंट को मीट करेगा यानी कि एफ पॉइंट पर। अब प्रूफ हम ये करेंगे कि हमारे पास जो तीसरा मीडियन है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको कि हम जी कह रहे हैं उससे पास हो रहा है, और ये जो जी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इन मीडियंस को ट्राइसेक्ट भी कर रहा है। हमारी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जितनी लेंथ ए जी की बनती है उतनी लेंथ मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ अप टू सम पॉइंट एच। इसका मतलब ये हो गया कि ए जी जो है वो हम जी एच के इक्वल ले रहे हैं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन का ख़ास स्टेप है। एच को मैं बी के साथ मिला देता हूँ और एच को मैं सी के साथ भी मिला देता हूँ। अब चूंकि ए जी और जी एच आपस में बराबर हैं, अब अगर हम ट्राइंगल ए बी एच को कंसिडर करें तो एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जी जो है वो ए एच का मिड पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जी को हमने ए और एच के मिडिल में लिया है, लिहाजा एफ और जी को मिलाने वाली लाइन बी एच के पैरेलल होगी। अगर एफ जी बी एच के पैरेलल है तो एफ सी या जी सी भी बी एच के पैरेलल होगी, लिहाजा ये हमारे पास जो जी सी पेयर है वो बी एच के पैरेलल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ये अनशेडेड ट्राइंगल लूँ तो जी ए एच का पैरेलल है और ई ए सी का पैरेलल है, लिहाजा जी ई जो है वो एच सी के पैरेलल भी हो गया और हाफ भी हो गया, लिहाजा बी जी जो है वो भी एच सी के पैरेलल और हाफ हो गया। इस हिसाब से हमारी जो बी जी एच सी फोर साइडेड फिगर है ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गई क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल साबित कर दिया। तो और इसके हिसाब से अब हमारे पास अगर बी जी एच सी एक पैरेललोग्राम है तो फिर ज़रूरी है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो अगर इस पॉइंट को हमने लेबल किया हुआ है डी पे, जहाँ पे ये ए जी की एक्सटेंशन जिसको हमने एच तक एक्सटेंड किया था वो बी सी को इंटरसेक्ट करती है, तो डी अगर इन डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हमारे पास जो बी डी और डी सी हैं ये आपस में बराबर हो गए। अब बी जी और जी एच आपस में बराबर हैं और जी डी और डी एच भी आपस में बराबर हैं। इस हिसाब से ए जी और जी डी की जो रेशो बनती है वो 2:1 बनती है। वैसे तो ए जी अप टू जी एच 2:2 बनता है क्योंकि ए जी और जी एच के डिस्टेंस आपस में इक्वल है, लेकिन चूंकि डी जो है वो जी और एच के दरमियान में आ गया है एज बी जी सी एच इज़ अ पैरेललोग्राम और इसके डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है, इस लिहाज से जी डी और डी एच को जो है वो जिस रेशो में कहेंगे वो 1:1 है। तो ए जी को हमें फिर 2 यूनिट्स देना पड़ेगा क्योंकि ए जी और जी एच आपस में बराबर हैं। तो ए जी और जो हमारे पास है अपना जी डी, तो इस हिसाब से जी डी की रेशो बनती है 2:1। दूसरी बात यह है कि बी डी और डी सी चूँकि आपस में बराबर हैं लिहाजा डी बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए ये जो ए से पास होने वाली लाइन है वो बी सी के ऊपर मीडियन है और ये जी से भी पास हो रहा है। तो ये मीडियन जी से पास होने की वजह से ये प्रूव कर रहा है कि जी जो है वो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ए जी और जी डी की रेशो चूँकि 2:1 बन रही है तो ये भी प्रूव हो गया कि मीडियन एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं यानी कि 2:1 में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो थ्योरम 11.5 है इसमें हमें कहा गया है कि तीन लाइनें
जिनको एक अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है जिन पॉइंट पर जिसको उसने एम एन और पी का नाम दिया है, और इस तरीके से कि एम एन और एन पी आपस में बराबर हैं, तो इनको अगर कोई और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा जिसको उसने आर एस और टी के पॉइंट्स दिए हैं, तो ये आर एस और एस टी इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने आर से ऐसी लाइन खींची है जो कि एम एन के पैरेलल हो, इस तरीके से ऐसे भी हमने ऐसी लाइन खींची है जो कि एम पी के एन पी के पैरेलल हो। या इस लाइन को जो उसने एल एक्स का जो नाम दिया हुआ है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ स्टार्ट में जो पॉइंट है और एक्स पे, वैसे तो ये एक लाइन है तो इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे आगे पीछे, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हमारे पास एम आर और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स बनने हैं उनको यू और वी का नाम दिया गया, और एंगल्स के हिसाब से यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो 3, इस तरीके से यहाँ पे बनने वाला एंगल उसको 2 का नाम दिया गया, और यहाँ पे बनने वाले एंगल को जो है 4 का नाम दिया गया है। तो एल यहाँ पे एम आर एन एस के कॉन्ग्रुएंट पैरेलल, तो ये तो गिवन है। एम एन को हमने आर यू के कॉन्ग्रुएंट लिया है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इसलिए एम एन यू आर एक पैरेललोग्राम हो गए। इस तरीके से एन पी और जो एस वी है वो भी एक पैरेललोग्राम हो गई। लेकिन चूंकि एम एन और एन पी आपस में बराबर हैं, तो आर यू और एस वी भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आर यू एम एन के बराबर है और एस वी एन पी के बराबर है। इस हिसाब से आर यू और एस वी आपस में बराबर हो गए। अब ट्राइंगल आर यू एस और एस वी टी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आसान है। आर यू एस वी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हुआ है हमने, एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट, ये जो है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनने हैं क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल थी। इसी तरीके से यहाँ पे बनने वाला एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब दो लाइनें पैरेलल हों तो यहाँ पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं और जो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल साइड थ्योरम के हिसाब से आर यू एस और एस वी टी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इस हिसाब से आर एस और एस टी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये जो हमारे पास ट्राइंगल और ये जो हमारे पास ट्राइंगल है जिसको अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, आर एस और एस टी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए।